कंसल्ट भी करते हैं. So I first welcome Dr. Gangadhar sir. Thank you. Thank you. Yes, thank you, sir. I also welcome Dr. Rajesh Gopal, Dr. Chinmay, Dr. Maninder. Thank you for joining. Or Dr. Maninder and Dr. Chinmay, you can talk about like what is the guideline, कैसे इसको चेंज करने का प्रोसीजर क्या है. फिर टीएलई वाले सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी क्यों नहीं चेंज हो रही है. So little bit you can talk about the guideline part, and sir will share the technical part and if community have any questions. Over to you, Daksha. Daksha? Rajesh Nako se, Dr. Chinmay, are you there? Dr. Chinmay? वो ज्वाइन नहीं हो पाई है. अच्छा, तो तुझे सेम ये करना पड़ेगा जो. आई थिंक दक्षा डिस्कनेक्ट हो गया है क्या राजेश? नहीं, दक्षा दिख रही है लेकिन वो शायद कोऑर्डिनेट कर रही है. ओके, तो वी विल कम बैक टू दैट पार्ट. हम लोग नैको वाला जो पार्ट है उस पर दोबारा आएंगे. So, meanwhile, can I request Dr. Rajesh Gopal sir, please share your words. Dr. Rajesh Gopal. आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं? Yes sir, yes, we can hear you. सबसे पहले तो मैं गंगाखेडकर सर के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझे बहुत ही खुशी है कि जो इतना इम्पोर्टेंट स्टेप है. आप सबको पता है कि 17 सितंबर को नाको ने जो कम्युनिकेशन दिया है कि अब डोलोटेग्रा बेस्ड रेजिमेंट को हम लोग को फॉलो करना है. तो इसके साथ में बहुत ही सहज सी बात है कि हमारे मन में कुछ थोड़ी सी चिंता हो, कुछ क्यों हमारा रेजिमेंट चेंज हो रहा है, क्या इसका फायदा है, अगर इसको इसी रेजिमेंट को हम सेकेंड लाइन ऑफ एआरटी में भी यूज कर रहे हैं तो स्लो कोट टीएलडी में फर्स्ट में डाल के किस तरह से होगा. तो उन सभी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा होगी, उसका निराकरण होगा. और जो कुछ एंटिसिपेटेड साइड इफेक्ट्स भी हैं कि जैसे आप लोग जानते होंगे कि हेडेक, इंसोम्निया, डिजीनेस और कुछ लोगों में वेट गेन जैसा डोलोटेग्राफी के साथ में दिखता है. तो उसके लिए हमको क्या तैयारी करनी है. अगर हमें किसी को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, रिफाब्यूटिन हम अलग तरीके से नहीं ले सकते हैं, तो किस तरह से हम 2 बार, एक बार एफडीसी की तरह से डोलोटेग्राफी लेनी होगी और एक बार दिन में सुबह के समय या टाइम निश्चित करके 50 mg डोलोटेग्राफी को दिन में 2 बार लेना पड़ेगा, एक बार एफडीसी के फॉर्म में, एक बार अलग से. तो उन सभी चीजों के बारे में चर्चा होगी. मैं फिर से गंगाखेडकर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और उनको आमंत्रित करूंगा कि आज के सेशन में वो हमारे लिए एक भीष्म पितामह की तरह से हैं, चाहे वो नारी में रहे हो, चाहे आईसी मार में रहे हो. ही इज अ रियल फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर ऑल ऑफ अस. व्हेन आई से ऑल, दैट इंक्लूड्स आवर कम्युनिटी आल्सो, एंड आई कैन से all those PLC HIV, all those people who are living for containment of HIV, they are really indebted to Gangakhedkar sir, and we are very excited and delighted about this fact that you are here amongst us to address us on this very pertinent issue. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you, Dr. Rajesh. मैं बाकर जी, आप हो लाइन पे? बाकर जी? ओके, तो एनीवे जब डॉक्टर चिन्मय और या लेंगे तब हम लोग करेंगे. सर, सिंस लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर, फेसबुक पे भी लगभग 100 से ज़्यादा है और बाकी सोशल मीडिया पर ही है. तो सर, आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट द सेशन. ओवर टू यू सर. Thank you for
inviting me for this talk. I don't know whether are you able to hear me well? Yes, sir. Yes, we can hear you. हाँ, क्योंकि इधर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, बरसात का जरा सा अनुमान खराब है, पूरा क्लाउडी है, तो शायद बीच बीच में आवाज अगर कट हो रहा है तो मुझे बोलना कि आप थोड़ा ये करें करके, क्योंकि फिर रिपीट कर पाऊंगा, अगर नहीं समझा तो नहीं समझाऊंगा ना मैं। दूसरा, मैं बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन करने वाला हूं, क्योंकि हमको सिर्फ समझना है, हमको इसको कैसे लेना है, ये प्रैक्टिकल ढंग से मैं ज्यादा बात करने की कोशिश करूंगा। तो ये डोलुटग्राविर जो है ना, एक सेकंड ना, हाँ, जो हम पुराने जमाने में जो रेजिम इस्तेमाल कर रहे थे ना, उसमें TLE चल रहा था, TLN चल रहा था, ZLE चल रहा था, कुछ लोगों को ZLN भी चल रहा था। लेकिन ये जो नई रेजिमेंट आई है, ये नई रेजिमेंट ये पार्टिसिपेंट्स को कैसे निकाल सकते हैं? नहीं, क्या सर था मतलब? अच्छा, ये बाजू में जो दिख रहा है आपको वो, हाँ, ऊपर ऐसा ड्रॉप हो रहा है बॉक्स हो है। तो इसमें अभी आप देख रहे हैं कि आपको एकदम सडनली एक रेजिमेंट दिख रही है TLD, हर चीज की दवा TLD रहे वैसा लग रहा है कि कुछ भी कोई जो भी ले रहा होगा उसको TLD दे दें। अब हम उसकी अच्छाई क्या है, ये क्यों चेंज हुआ है, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो अक्सर बाकी दवाइयों में नहीं दिखाई देता था, TLD की जो दवा है वो HIV-1 और HIV-2 दोनों के खिलाफ काम करती है। तो पहला उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमको अलग से सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे HIV-2 वालों को कोई अलग दवा देना पड़ेगी क्या। अब पुराने जमाने में जो हम दवा दे रहे थे, वो दवा जो रहती थी वो 2 NRTI, यानी जैसे हम देख रहे थे कि TL या ZL, ये 2 NRTI दवाइयाँ हैं और एक NNRTI की दवा रहती थी। लेकिन हम डर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सब लोगों को इंस्टी फॉर्म जो है ना, हम कुछ भाषा में हम अक्सर बोला करते थे, उसको इंटीग्रेज इनहिबिटर्स करके बोलते थे, लेकिन साइंटिफिक टर्म जो है इंटीग्रेज स्टैंड ट्रांसफर इनहिबिटर, जिसको इंस्टी करके बोलते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बार बार आप जो भी कुछ पढ़ने जाएंगे तो उसको इंटीग्रेज इनहिबिटर करके लोग बोलेंगे नहीं, वो इंस्टी करके बोलेंगे। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा। इंस्टी जो है, इसकी दवा जो आपको मालूम है वो है राल्टेग्राविर। राल्टेग्राविर जो आपको याद होगा कि आप थर्ड लाइन में हम राल्टेग्राविर इस्तेमाल कर रहे थे, वो राल्टेग्राविर के वैसी ये दवा है। अब ये वैसी का मतलब क्या है कि आपको मालूम है कि NRTI ने क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पे काम करने वाले, उसको रोक के उसको बच्चे पैदा करने में तकलीफ देने वाले दवाइयां, उनको NRTI बोलते थे। इंटीग्रेज इनहिबिटर यानी क्या, जो हमारे शरीर में के जो जीन्स हैं उसके अंदर जाके चिपकता था, वो चिपकने की जो प्रक्रिया थी इंटीग्रेज करके, वो इंटीग्रेज करके एक एंजाइम इस्तेमाल होता था, उसके खिलाफ जो दवा काम करती थी उसको हम इंटीग्रेज इनहिबिटर बोला करते थे। अब तीसरा जो हम अक्सर इस्तेमाल कर रहे थे वो प्रोटीएज इनहिबिटर। एक बार वो जो हमारा HIV का जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको जब वो टेलर के वजह से काटता है, वो काटने की जो प्रक्रिया थी वो प्रोटीएज के एंजाइम पे थी, इसलिए प्रोटीएज इनहिबिटर्स इस्तेमाल कर रहे थे। ये इंस्टी जो है, इसका मतलब हमको याद रखना है वो इंटीग्रेज इनहिबिटर ही है, राल्टेग्राविर के वैसा। वो हमने कभी फर्स्ट लाइन में इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो राल्टेग्राविर था उसकी भी कीमत ज्यादा रहा करती थी। राल्टेग्राविर इतना पावरफुल दवा है ऐसे किसी को लग नहीं रहा था शुरू में, लेकिन अभी जो दवा निकले हैं वो ज्यादातर इंस्टी वाले दवा निकले हैं,
और उनमें डोलूटग्रावीर एक अच्छे किस्म की दवा करके माने जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 NRTI यानी हमारा टेनोफाविर रहे, लैमिवुडिन रहे, यानी 2 NRTI इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक डोलूटग्रावीर जो इंस्टी ड्रग है उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों बदल गया होगा। हम जब ईफाविरेंस इस्तेमाल कर रहे थे तो हम ईफाविरेंस क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, उसके फायदे क्या थे, वो दिन भर लेना पड़ता था, एक ही टैबलेट रहती थी। दूसरी बात क्या रहता था कि उसका परिणाम वायरस कंट्रोल करने में अच्छा दिखाई देता था। हम लोग जब वो इस्तेमाल करते थे, किसी को अगर टीबी है तो टीबी में तो हमको फायदा रहता था, ईफाविरेंस की दवा देने की वजह से हम रिफैम्पिसिन भी दे पाते थे अच्छे ढंग से। तीसरी बात क्या थी, इसके जो एडवर्स इवेंट्स है, इसके जो साइड इफेक्ट हुआ करते थे वो कम रहते थे, और जो भी रहते थे उनमें कई साइड इफेक्ट ऐसे थे कि जो प्रिवेंटेबल थे या तो ट्रीटेबल रहा करते थे। दूसरी बात क्या हुई, जब साइड इफेक्ट ज़्यादा होना शुरू हो गए तो लोगों ने क्या किया कि 600 मिलीग्राम की गोली देने के बजाय हम अगर 400 मिलीग्राम की गोली दें तो उसका जो असर वायरल लोड पे होता है वो कम होगा क्या, और जो इफेक्ट हो रहे हैं वो कम होंगे क्या करके 400 मिलीग्राम की भी दवा 600 मिलीग्राम के डोज के बजाय लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। वो भी उतनी ही असरकारक थी, फिर भी उसके साइड इफेक्ट्स पूरे कम हुआ नहीं करते थे। जो लोग ये TLE के ऊपर थे वो तो खुश थे, उनको तो कई सालों से वो दवा चालू थी और उसको एडजस्ट हो चुके थे। आज भी क्या है, TLE की बात करें तो हर PLHA खुश रहता था, वो एक ही गोली है मैं ले लूं, इसका तकलीफ नहीं हो रही है। शुरू में जो मुझे दिखाई दे रहा था कि वो डिप्रेशन आता है, रात को नींद नहीं आती है, वो सारे साइड इफेक्ट स्लोली कम हो गए, तो मुझे उसका कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन इसके खिलाफ क्या क्या वर्क हुआ, इसके खिलाफ क्या हुआ, ये जो दवा है इसके जो दिमाग के ऊपर जो असर होता है और आदमी को जो डिप्रेशन आता है, कुछ लोगों को सुसाइड करने की इच्छा होती है मन में, ये जो बातें होती हैं ये तकरीबन 2 गुना ज्यादा होती थी सुसाइडल आइडिएशन की जो बात होती थी। ये जो साइड इफेक्ट होते हैं, ये साइड इफेक्ट की वजह से लोग दवा छोड़ने का डर, दवा खाना बंद करने का डर ये ज्यादा हुआ करता था, और उसकी वजह से ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज था। जो लोग ईफाविरेंस ले रहे हैं वो लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे क्या, इसके ऊपर सवालिया निशान रहता था। आपको याद होगा प्रेग्नेंट औरतों में अक्सर ये दिखाई देता था कि प्रेग्नेंट औरत को जब वो प्रेगनेंसी में आती थी, उसको हमको बच्चे को बीमारी नहीं लगना है इसलिए जब हम दवा देते थे, वो दवाइयाँ देने के बाद में, वो बाद में बच्चा पैदा होने के बाद कंटिन्यू करने का कभी भी मन में डर हुआ करता था। वो औरत चालू रखेगी नहीं रखेगी, उसको जो डिप्रेशन आता है वो तो किसी को बोलती नहीं है, उसे हमको तकलीफ होगी, क्या छोड़ दिया था। तो TLE यानी ईफाविरेंस वाले रेजिम में थोड़ा सा हमको डर हुआ करता था। आपको ये भी याद होगा कि जो लोग लंबे समय तक ये ईफाविरेंस वाली दवा ली तो उनके ब्रेस्ट ये पुरुष लोगों में भी बढ़ा करते थे। औरतों से आप अगर बात करते थे तो आपको वो औरत भी बोलती थी कि मेरे ब्रेस्ट की साइज बढ़ रही है। पुरुषों में जब ये साइज बढ़ती है तो कुछ लोग तो आके बार बार बोलते थे क्या मैं ऑपरेशन करवा लूं, लेकिन ऑपरेशन करके कुछ फायदा नहीं। ये एक इसका और एक अच्छा तकलीफ देने वाला ऐसा साइड इफेक्ट था। ईफाविरेंस खाने की वजह से इंसान की जो लिपिड प्रोफाइल होती है वो खराब हो जाती है। आपको दिखता था कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और आपको याद है कि आज तो अभी हम लोग में कि जो HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं वो HIV निगेटिव व्यक्ति से ज़्यादा दिन जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनको वो बार बार डॉक्टर के पास कंसल्टेशन को जाते हैं। लेकिन इसके साथ में हम और दूसरी बात भी बोलते हैं
कि जो ART लेता है, जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उन लोगों में भी हमको प्रीमैच्योर एजिंग दिखने का डर होता है। और ये एजिंग क्यों होता है? एजिंग ये परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, और इस HIV की वजह से दूसरे जो बीमारियां जो हमको ज्यादा उम्र होने के बाद में दिखती थी, उसको मैं तो पेशेंट को बार बोलता था, अगर 60 साल की उम्र में कुछ बीमारियां होती है तो वो HIV इन्फेक्टेड है, तो हमको इतना पड़ेगा 50 साल की उम्र में ही आने का चांस है क्या? तो उसमें लिपिड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, उसकी वजह से हार्ट अटैक आने का डर बढ़ जाता था। तो ये जो लिपिड की लेवल है, ये लिपिड्स के लेवल बढ़ाने का काम इफाविरेंस करता था। चौथी बात क्या थी कि इफाविरेंस खाने के बाद में आपको याद होगा, कुछ लोगों को जैसा नेविरापिन का रैश आता था, वैसे इफाविरेंस का भी रैश आता था। जब इफाविरेंस का रैश आता था तो उसके अगर आप लीवर के एंजाइम अगर देखें तो बढ़े वाले रहते थे, जैसा हम GOT, SGPT का ज्यादातर जानते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सारे थोड़े बढ़ते थे, वो भी कोई अच्छी बात नहीं हुआ करती थी। दूसरा क्या है, ये दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से लोग दवा छोड़ने का भी डर उतना ही ज्यादा हुआ करता था। सबसे बड़ी बात क्या थी, आपको याद है, हर जब NNRTI वाली दवा रहती थी, इफाविरेंस रहे या नेन रहे, हमको सबसे बड़ा होता था कि क्या लोग ये गोलियां टाइम नहीं खाएंगे। अगर टाइम पे नहीं खाएं तो उनको ड्रग रेजिस्टेंस होने का चांस ज्यादा हुआ, जिसको हम अक्सर क्या बोलते हैं, हर दवा का एक जेनेटिक बैरियर होता है रेजिस्टेंस डेवलप होने के लिए। हम वो उसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि NNRTI वाली दवा, अगर मैं आपको याद होगा, हम एडहेरेंस में क्या काउंट करते थे कि आपने 95% से ऊपर दवा खाई क्या नहीं खाई हर महीने को, क्योंकि इसमें डर था अगर मैंने गोलियां नहीं खाई तो इसको ड्रग रेजिस्टेंस बहुत जल्दी आ जाएगा। उसके बाद में सबसे बड़ा और कि हमको ना खाने में कभी भी तेल वाला अगर खाना खाया और उसके बाद में मैंने ये गोली ली या उसके पहले गोली ली वाली होगी, तो हमको रात को फिर सपने दिखते थे, फिर रात को तकलीफ होती थी, फिर लोग बोलते थे कि मैंने ऐसा क्या खाया कि जिसकी वजह से ये मुझे तकलीफ हो रही है। हर चीज छोड़ना, जब मेरी जिंदगी बढ़ी है तो मुझे खाने में भी कोई दिक्कत आना, इसका भी लोगों को अच्छा नहीं लगता था। मैं अगर सादा आइसक्रीम भी खा लूं तो आइसक्रीम के बाद में भी जब ये दवा लेता हूँ, वो दवा की वजह से मुझे साइड इफेक्ट दिखाई पड़ते थे, क्योंकि मुझे ये पता नहीं चलता था कि किन चीज़ों के अंदर फैट होती है या ऑयली फूड होता है। ऐसा ऑयली फूड कई चीज़ों में ऐसा होता है जो मुझे दिखाई नहीं देगा। उसका असर भी इतना होता था कि पेशेंट आके बोलते थे कि डॉक्टर, मेरे को अगर किसी के यहाँ शादी में अगर जाना है तो मैं क्या शादी में नॉर्मल इंसान के वैसे खाऊंगा, क्योंकि वो अगर खाऊं तो मुझे और तकलीफ होगी। तो इन किस्म की तकलीफें ये बीमारी के साथ में थी, और इसका डोज कम करने के बावजूद भी ये तकलीफ पूरी तरह से कम नहीं हो पाई। अब दूसरी बात क्या है कि अब हम बोलते हैं कि उसकी वजह से जो न्यूरोसाइकेट्रिक जो कॉम्प्लिकेशंस दिखते थे, जैसा डिप्रेशन है, सुसाइडल आइडिएशन है, ये सारों को अगर मैंने इकट्ठा किया तो आज के तौर पे कितने % लोगों में ये दिखते हैं, तो हम अगर देखें, रिल्पिविरिन हमारे यहाँ मिलता नहीं, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। इफाविरेन, उसमें 6% लोगों के अंदर इस किस्म के लक्षण हमको परसिस्टेंट यानी बाद में भी चालू रहते हुए दिखाई देने का चांस होता था। राल्टेग्राविर देखो, जिसको हम पहले समझते थे कि राल्टेग्राविर को कोई बड़े साइड इफेक्ट नहीं है, उसमें भी 6% साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। हम डोलुटग्राविर देखो, डोलुटग्राविर में ये सिर्फ 3% तक आ जाता है। और दूसरी दवाई जो नहीं है, अभी मिलती नहीं है, एल्विटाग्राविर, इसमें भी 5% है। एटेजानाविर भी देखो, उसमें भी 2% न्यूरोसाइक प्रॉब्लम्स लोगों में दिखाई देने का डर होता है। तो इसका मायना क्या है, आप इफाविरेन से कंपेयर करें
तो डोलूटाग्राविर में इस किस्म के साइड इफेक्ट दिखने का चांस ऑलमोस्ट आधा होता है। अब हम नेविरैपिन की तरफ देखें, नेविरैपिन की तरफ आप अगर देखें तो आपको एक पता क्या चलेगा, नेविरैपिन को भी वही प्रॉब्लम था, ये NNRTI किस्म की दवा थी, ये अगर मैं रेगुलरली न खाऊं, टाइम पे न खाऊं, ड्रग रेजिस्टेंस होने का डर बहुत ज्यादा रहता था। उसके साथ में उसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम ये होने का डर भी उतना ही ज्यादा होता था। जो पहले 14 दिन के अंदर रैश आता था, वो रैश की वजह से इवन मौत होने का डर ये बहुत ज्यादा रहता था। लीवर टॉक्सिसिटी आप सबको मालूम है कि नेविरैपिन में लीवर को वो खराब करने की वो ताकि तो उसको हमको बार बार मॉनिटर करने की भी नौबत आने का कोई चांस बना रहता था। दूसरा, चौथा अगर हम देखें तो 2 हफ्ते के बाद में मुझे डोज बदलना पड़ता था। जब शुरू करता था नेविरैपिन की 1 गोली से शुरू होता था और 14 दिन के बाद में 2 गोलियां खाना पड़ता था। अब ये गोलियां जो है दिन में 2 बार लेना पड़ता है नेविरैपिन की, इसलिए लोगों ने क्या किया, उन्होंने भी सोचा कि ये क्या एक दिन में 1 गोली खाने के लिए गोली बना सको, तो एक्सआर प्रिपरेशन बना, लेकिन वो एक्सआर प्रिपरेशन इतना, एक्सआर यानी एक्सटेंडेड रिलीज वाले होते हैं, वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया और वैसे ही रह गया। तो ये गोलियां जो है दिन में 2 बार लेने की हमको नौबत आती थी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज नेविरैपिन का क्या था, इससे लिपिड प्रोफाइल को कुछ होता नहीं था। जो कोलेस्ट्रॉल रहे या ट्राइग्लिसराइड्स रहे, इनमें कोई ज्यादा बदलाव आता नहीं था, इसलिए ये सेफ दवा रहती थी। सुनना ही नहीं दे रहा है क्या? हेलो, कोई नहीं है क्या? हेलो सर, आपका आवाज क्लियरली सुनाई दे रहा है सर। क्या बोल रहे? आपकी आवाज सर क्लियरली सुनाई दे रही है। क्लियर है, हाँ। लेकिन ये मेरे इसके ऊपर कुछ 2 लाल कलर के लाइन आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं क्या? ये पता नहीं क्यों आ रहे हैं। सर आप वापस एक बार स्क्रीन शेयर करिए इसको निकाल के। नहीं, लाल लाइन ऐसे हाँ, स्लाइड के ऊपर आए वैसे दिख रहे हैं वो। हाँ जी वो है, लेकिन एक बार वापस आप स्क्रीन शेयर करिएगा ना तो वो निकल जाएंगे। नहीं, आपका सुना ही नहीं दे रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? आप अपनी स्क्रीन वापस शेयर करिए सर, वो निकल जाएंगे लाल लाइन। फिर एक बार शेयर करो। हाँ एक हाँ हाँ मिनट, ये क्यों हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा। सर अभी आपकी स्क्रीन शेयर करिए सर। अभी आपने ये कर दिया हाँ क्या? हाँ अभी अब वापस आप शेयर करिए सर। हाँ, अभी नहीं दिख रहा है, पता नहीं। हाँ, अभी नहीं है, तो चालू रखूं? यस सर प्लीज। हाँ? अब हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे ये जेनेटिक बैरियर यानी ये क्या होता है। जेनेटिक बैरियर हम कैसे डालते हैं? रेजिस्टेंस, कोई दवा की वजह से रेजिस्टेंस जल्दी आएगा नहीं, ऐसी दवा कौन सी है, इसको हम कैसे पहचानते हैं? इसके 2 प्रमुख चीजें हमको याद रखना पड़ता है। कोई भी दवा शुरू करने के बाद में जल्दी से जल्दी कितना वायरल लोड वो कम कर सकती है, उसको कोई, जैसे आप बोलिए, मार्क्स दिए जाते हैं। यानी जो जिसकी ताकत, वो दवा की ताकत विषाणु की संख्या बहुत ज्यादा रहते हुए भी जल्दी से जल्दी वो नीचे ला सकता है, उसको हम पोटेंसी बोलते हैं। उसमें कितनी ताकत है। आपको लेफ्ट साइड को क्या दिख रहा है? ये पोटेंसी दिख रही है। जितना ऊपर लेफ्ट साइड के बॉक्स में जो है 1 लॉग, 2 लॉग, 3 लॉग, जैसे संख्या बढ़ेगी तो कौन सी दवा उस जगह पे रहेगी कि 3 लॉग भी रहे तो भी मैं जल्दी से जल्दी उसको कम करने में कामयाब होगा, ऐसी दवा कौन सी? दूसरा एक एक्सिस होता है, वो क्या बोलता है, वो जल्दी से जल्दी असर तो करती है, यानी उसमें ताकत है,
कि विषाणु को जल्दी से काबू में लाने की, जल्दी से जल्दी उसका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो कम करने की जो ताकत है। अब दूसरी जगह जो होती है उसमें हम ये देखते हैं कि ये विषाणु के खिलाफ कितने विषाणु में कितने म्यूटेशंस हुए तो ये ड्रग रेजिस्टेंस इमर्ज होगा। यानी कई जगह पे आपने देखा होगा, एटीआई में हम बोलते थे कि एनएनआरटीआई में कुछ म्यूटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लैमिवुडिन का देखे होंगे, हम कोई म्यूटेशंस की नाम लेते थे, वो सिंगल पॉइंट म्यूटेशन, M184V, K103N, यानी एक म्यूटेशन, लेकिन उसकी वजह से नेवेरापिन काम न कर पाए, कई जगह पे इफाविरेंस काम न कर पाए, डिपेंडिंग ऑन विच म्यूटेशन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट विच ड्रग ना। तो एक म्यूटेशन हुआ तो भी वो दवा बंद गिरती थी, वो काम नहीं करती थी। लेकिन आप जैसा नीचे के एक्सिस पे अगर देखेंगे तो उसमें एक म्यूटेशन लगता है, 2 म्यूटेशन लगते हैं, क्या 3 म्यूटेशंस चाहिए या 4 म्यूटेशंस चाहिए, यानी 4 अलग अलग किस्म के म्यूटेशंस अगर हो गए तो वो दवा असर नहीं करेगी। तो जो जितने ज्यादा म्यूटेशंस लगते हैं उसको उतना ही ज्यादा टाइम फेल्योर होने के लिए लगता है। यानी सब मैं ये आर्बिट्री एक समझाने के हिसाब से उदाहरण दे रहा हूँ। इससे आप होगा, हम पहले क्या बोलते थे कि 3 ड्रग्स के अंदर भी अगर मैंने लैमिवुडिन को अगर देखा तो लैमिवुडिन का म्यूटेशन आपको सबसे पहले आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 1 पॉइंट म्यूटेशन था। आप उसके बाद में कौन सा म्यूटेशन आएगा बोलते थे, उसके बाद में आपको नेविरापिन या इफाविरेंस के खिलाफ म्यूटेशन आएगा। लेकिन हम क्या बोलते थे, आरटीआई में म्यूटेशन जो है, यानी जिडोवुडिन रहे या टेनोफाविर रहे, ये म्यूटेशन आने को टाइम लगता है, क्योंकि इसको एक से ज्यादा म्यूटेशंस होना पड़ता है, इसलिए उसको म्यूटेशंस आने में दिक्कत होती है। अब जैसे मैं एक सादा उदाहरण देता हूँ, कोई जानवर है, उसका अगर एक पैर भी काम नहीं करता है तो वो अगर कामयाब नहीं रह पाता है तो वो जानवर अपने काम का उतना नहीं रहेगा। लेकिन जो 2 या 3 पैरों को जब तक मार नहीं लगेगा तब तक वो जो आगे लेके जा सकता है वो शायद अच्छा रहता होगा। तो आपको अगर देखना है तो इसमें शॉर्ट फॉर्म्स है। आप अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर के कैटेगरी में आपको 2 नाम दिखते हैं, एक है डीटीजी, ये शॉर्ट फॉर्म है डोलुटग्राविर का, और उससे साइड में उसी ढंग का जो है उसको डीआरवी यानी बूस्टेड दारुनावीर जो है, और डोलुटग्राविर, ये दोनों के दोनों दवाइयाँ काफी पावरफुल समझी जाती है कि उनमें जेनेटिक रेजिस्टेंस जल्दी आएगा नहीं। अब ये मुझे दारुनावीर के बारे में बोल के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हम फर्स्ट लाइन रेजिमेन में भी डीटीजी रख रहे हैं, सेकेंड लाइन रेजिमेन में भी डोलुटग्राविर रख रहे हैं। आप उसका अभी कंपैरिजन इफाविरेंस से करिए। इफाविरेंस में आपको दिखाई देगा कि बीच में जो 2 लाल कलर के लिखे वाले हैं EFG-RAL, यानी ईवीजी, म्हणजे हमारे यहाँ ईवीजी मिलता नहीं, एलवाइट ग्राविर, और उसके दिया है वो राल्टेग्राविर, और उससे नीचे इफाविरेंस है। आप अगर इफाविरेंस की हाइट देखो, डोलुटग्राविर की हाइट देखो या दारुनावीर की हाइट देखो, उसी ढंग से अगर आपने देखा तो हम बार बार इस पे खुश रहते थे। जब प्रोटीएज इनहिबिटर शुरू होते थे तो हम बोलते थे लोपिनावीर बहुत अच्छा है। लोपिनावीर कहाँ किस जगह, वो ऊपर है, इवन इफाविरेंस के ऊपर आता है। आपको समझना क्या है इसमें, आप वैसे ही नेविरापिन देखिए। नेविरापिन 2 लॉग वाला जो बार दिख रहा है उसके नजदीक है। नेविरापिन और डोलुटग्राविर में डिफरेंस देखो, नेविरापिन और दारुनावीर में डिफरेंस देखो, तो आपको दिखाई समझने का क्या है इसमें। आप एक तो दूसरा अभी जो उदाहरण दिया था मैं, आपने देखा 3TC यानी लैमिवुडिन नेविरापिन से भी वीक ड्रग है। आप वैसे ही अगर देखें अबाकावीर और टेनोफावीर, ये काफी वीक ड्रग समझे जाते हैं,
माराविरोक ये भी वीकर ड्रग है, जिडोवुडिन ये भी वीकर ड्रग आता है। क्योंकि ये जो कंपैरिजन्स है, ये कंपैरिजन आपको क्या बताते हैं कि आपको डोलुटग्राविर ये बहुत सुपीरियर ड्रग है। डोलुटग्राविर के खिलाफ आपको रेजिस्टेंस आना इतना आसान नहीं है। दूसरा, ऐसी ही ड्रग अगर कुछ होगा तो वो दारुनावीर जो दवा है वो भी उतनी काम करने वाली है, और शायद थोड़ा लोपिनावीर है, लेकिन बाकी दवाइयों से ये दवाइयाँ बेहतर है। इसको हम जेनेटिक बैरियर टू रेजिस्टेंस करके बोलते हैं। जिसका जितना ज्यादा जेनेटिक बैरियर ऑफ रेजिस्टेंस है वो दवा अच्छी होती है। इसका दूसरा सादी भाषा में अगर मायना निकालना है तो हम ये बोल सकते हैं कि एक इंसान को जिसको डोलुटग्राविर चालू है उसको रेजिस्टेंस डेवलप होने को बहुत सारे साल लगेंगे, किसके मुकाबले में जिसको जिडोविडिन मिल रहा है या लैमिवुडिन मिल रहा है या जिसको नेवी की दवा मिल रही है या इफाविरेंस की दवा मिल रही है। इसका मायना ये है कि ये दवा, मन में से ये निकाल डालो, ये दवा अपने अच्छाई के लिए है। जिसकी शुरू होगी उसको कई दशक लगेंगे से ये चिंता निकाल डालो, ये दवा शुरू करने के बाद में क्या मैं जल्दी फेल हो जाऊंगा? आप जल्दी फेल होने वाले नहीं है ये दवा से। अब हम थोड़ी सी एक सादी सी बात देखेंगे कि हम डोलुटग्राविर क्या होता है। हमको टेनोफाविर और लैमिवुडिन का तो मालूम है। डोलुटग्राविर का 50 मिलीग्राम की गोली दिन में एक बार लेना जरूरी बनता है। अब अच्छी बात क्या है, हमको डोलुटग्राविर सेपरेटली लेने की जरूरत नहीं है। हमारे मार्केट में एक ही गोली टेनोफाविर, 3TC और डोलुटग्राविर रहे वाली भी गोली मिलती है। अब इसमें बड़ा एडवांटेज कौन सा है? आप अगर दोनों गोलियों की साइज अगर कंपेयर करें, इफाविर जो गोली होती है TLE की और डोलुटग्राविर वाली, तो आपको फर्क महसूस होगा। ये क्यों फर्क होता है? इफाविरेंस में 600 मिलीग्राम की दवा पैक करना पड़ता है, यानी वो वजन से भी ज्यादा है, तो उसका डिस्पर्शन ज्यादा होता है। आप डोलुटग्राविर देखो, वो 50 मिलीग्राम है, तो वो गोली की साइज उतनी बड़ी रखने की कोई जरूरी नहीं पड़ती है। ये हमको समझना है। यानी अक्सर देखा होगा कि कई गोलियां मार्केट में, कोई भी हम जब एंटीबायोटिक देखते हैं, 250 मिलीग्राम की गोली और 500 मिलीग्राम की गोली में अंतर आ सकता है, उसका टैबलेट बनाओ तो ये हमको समझना है। अब हमको क्या दिख रहा है कि ये 50 मिलीग्राम की गोली रहे वाली एक गोली खाना है, या वो सारा कॉम्बिनेशन जिसमें डोलुटग्राविर 50 मिलीग्राम की मात्रा में डाला हुआ होता है। अब ये डोज बदलता है क्या? डोज तो बदलता है। कौन सी जगह पे डोज बदलेगा? ये डोज को हमको कई जगह पे डबल करना पड़ता है। जब 50 मिलीग्राम की जगह पे मुझे एक बार की जगह पे मुझे 50 मिलीग्राम दिन में 2 बार 12 घंटे के अंतर से लेने की नौबत आएगी। अब ये किसको रहेगा वैसा? जिसको टीबी हुआ है, उसको रिफैम्पिसिन की दवा चालू है, उसको दिन में 2 बार लेने की नौबत आएगी। जिस किसी को पहले राल्टेग्राविर मिला हुआ है और किसी कारणवश मुझे डोलुटग्राविर भी देने की जरूरत पड़ रही है, उसमें भी मुझे डोज दुगना करना पड़ेगा। या अगर मैंने ड्रग रेजिस्टेंस के म्यूटेशंस देखे और डोलुटग्राविर या इंस्टी जो बोलते हैं हम इनहिबिटर्स के खिलाफ कुछ एक आध दूसरा दिखा और फिर भी मुझे डोलुटग्राविर देना है, तो मुझे डोज उसका बढ़ाना पड़ता है। वो 50 मिलीग्राम दिन में 2 बार देना पड़ेगा। तो हमको ये समझना है कि कोई जगह है जहां हमको इसका डोज दुगना करना पड़ेगा। याद रखने के लिए पेशेंट करके जब याद रखना है तो मैंने सिर्फ एक चीज याद रखना है कि मुझे अगर टीबी है तो टीबी के टाइम पे मुझे ये डोज दुगना होता है, बाकी इसमें मुझे उतना डरने की जरूरत नहीं है। अब साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे कॉमन है, अब मैं बोल रहा हूँ कॉमनेस्ट बोल रहा हूँ, इसका मायना ये नहीं कि ये सब लोगों में दिखाई देते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 1 से 2%, 100 में 1 या 2 लोगों को इस किस्म के लक्षण दिखाई देंगे। ये कौन से होते हैं?
जैसे को नींद नहीं लगना, किसी को सर दर्द होता है, किसी को थकावट महसूस होती है, किसी को मतली होती है, नौशिया जो बोलते हैं, किसी को पतले पायखाने लगते हैं, डायरिया होता है, और सबसे बड़ी बात वेट गेन भी होने का चांस ज़्यादा रहता है। ये वजन जल्दी ज़्यादा बढ़ता है और वो पेट के तरफ वजन बढ़े हुआ हमको दिखने का चांस ये डोलुडग्राविर होता है। अब ये किन लोगों में ज़्यादा रहेगा? सबसे ज़्यादा जो रहेगा वो टेनोफाविर के बजाय हमने टैफ अगर शुरू किया है और टैफ के साथ में डोलुडग्राविर अगर चालू है तो वजन बहुत जल्दी शुरू करने के बाद में ही वो बढ़ता हुआ। अब इसका मायना ये है क्या, हमको कुछ अभी मालूमात है क्या कि अगर वजन ऐसे ज़्यादा बढ़ता है तो उससे हमको क्या हानि होती होगी? तो इसके बारे में इतनी अभी मालूमात तो है नहीं कि वजन जब है तो क्या उसके साथ में और कोई बीमारियां उसको लगते हैं क्या। तो इसको अभी तो भी इतना डरने की जरूरत नहीं है। जो भी आप ये गोलियां खाएंगे डॉक्टर बार बार देखेंगे और जब तक पता चल जाएगा कि वजन बढ़ने से कोई असर होता है क्या, और समझो असर भी होए तो उसको कम करना कठिन ऐसे लगता नहीं है। और रेयरली कुछ लोगों को सिर्फ उनको हाइपर सेंसिटिविटी जैसा कोई बड़ी एलर्जी की बीमारी, ऐसे किस्म की रिएक्शन दिखने का भी चांस दिखाई देता है। अब उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अब हमको दूसरी चीज समझ लीजिए, ये दवा अगर आप देखें हेपेटाइटिस बी और सी रहने वाले लोगों को देते वक्त उसको जरा सोचना पड़ेगा। इस किस्म की सलाह बाहर के देशों में दी जाती है, लेकिन हमको इसका डर है क्या? हमको उतना डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि हम अगर हेपेटाइटिस बी और सी रहने वाले इंसान को ये अगर डोलुडग्राविर की दवा दें तो उसके जो लीवर के जो एंजाइम्स है एसजीओटी, एसजीपीटी या अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये ज़्यादा तेजी से बढ़ने का डर होता है और कई कबार इन लोगों में लीवर का फेलियर होने का डर होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें इम्यून रिएक्शन वायरस होता था वैसा होने का चांस इसमें होता है, और क्योंकि ये पावरफुल दवा है और उसकी वजह से ये लीवर सेल फेलियर होने का या लीवर के ऊपर असर होने का डर होता है। सबसे अच्छी बात हमारे पास रहे हैं तो हम टेनोफाविर और लैमिवुडिन ये दोनों साथ में रहते हुए हम दवा, जिस किसी को हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है उसको हेपेटाइटिस सी की तो दवा दे सकते हैं, उसके डोज में कोई फर्क नहीं है। तो इसका मायना क्या है? हमारे देश में जो रेजिम मिल रही है टीएलडी करके जब हम बोल रहे हैं, वो टीएलडी में हमको हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जो दवा दे रहे हैं हेपेटाइटिस बी की, जो टेनोफाविर या लैमिवुडिन उसके साथ में है, वो दोनों दवाइयाँ ये हेपेटाइटिस बी के खिलाफ काम करती है। जब भी कभी टेनोफाविर की बात हेपेटाइटिस बी के बारे में आती है, टेनोफाविर हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत पावरफुल ड्रग होता है। हम 2 ड्रग्स दे रहे हैं तो उसकी वजह से हमको हेपेटाइटिस बी और सी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको इसलिए कोई वरी करना नहीं है। लेकिन समझ लीजिए मुझे हेपेटाइटिस बी और सी कुछ भी है तो ऐसे भी हम लीवर फंक्शन मॉनिटर करते हैं, तो वो मॉनिटर करते रहना हमारे लिए अच्छा होता है, ये समझना जरूरी है। अब मैंने एक जिक्र किया कि कुछ लोगों को अगर डोलुडग्राविर लेने के बाद में एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, जैसे नेवेरापिन को हुआ करती थी, 3-4 दिन के बाद में हाइपर सेंसिटिविटी का रैश आता था। इसको सीवियर किस्म की एलर्जी भी हमको दिखाई देने का डर होता है। लेकिन ये किन लोगों में दिखती है? ये दवाई की अंदर जो गोलियों में कुछ केमिकल्स होते हैं, उसको किसी इंसान को एलर्जी अगर होगी तो उस इंसान में वो होने होता है। अब ये इतनी बड़ी लिस्ट आपको दिख रही है कि जिसमें अगर मुझे उसकी एलर्जी हो तो मुझे डर होता है कि मुझे सीवियर एलर्जिक रिएक्शन दिखेगी क्या। अब इसमें हमारे लिए सोचने के लिए कॉमन जो एलर्जी अगर देखना है
तो वो होती है पॉविडॉन आयोडीन की। पॉविडॉन यानी ये आयोडीन का एक सॉल्ट होता है। तो उसके लिए एलर्जी अगर होगी तो मुझे परेशान होने की शायद थोड़ी जरूरी रहेगी, वो अंडर सूजन ही मुझे करना पड़ेगा। बाकी लोगों को इस किस्म की एलर्जी होने का चांस कम है, क्योंकि अक्सर बाकी जो चीजें उसमें लिखी है उनके खिलाफ एलर्जी उतनी कॉमनली दिखाई नहीं देती है। अब दूसरा सवाल लोगों के मन में आता है कि अभी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको डोलूडग्राविर पे रखा। अब डोलूडग्राविर पे रखने के बाद में समझो कोई औरत है, वो बोल सोचती है कि मुझे अभी बच्चा चाहिए, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो क्या ये गोली का असर वो होता है, पेट में जो बच्चा होता है उसके ऊपर होगा क्या? जैसा हमने शुरू में इफाविरेंस के बारे में सुना था, वैसे ही हमने डोलूडग्राविर में भी देखा है। डोलूडग्राविर में क्या बोलते हैं, वैसे ही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी वो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो एक रहने के बजाय वो दो में फटे हुई दिखने का चांस ये बीमारी के साथ में होगा, ऐसे शुरू के जो एविडेंसेस आए उसमें आया। लेकिन ये परमानेंट अभी ऐसी ही सोच है क्या? ऐसी सोच नहीं है। अभी ये समझ में आ रहा है कि ये डोलूडग्राविर में जितनी बार हमको ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उतनी ही को दिखाई देते हैं अगर कोई भी किस्म की एंटीरेट्रोवायरल ड्रग चालू रही तो इसका मायना क्या है? हमको इस न्यूरल को डरना नहीं है। हमको वो बैकग्राउंड रेट ज्यादा नहीं रहने की वजह से हम ये दे सकते हैं, ऐसे हमको लगता है। लेकिन अगर समझ लीजिए कोई औरत आपके पास प्रेग्नेंट वुमन HIV पॉजिटिव है, वो बोलती है डोलूडग्राविर में मुझे चालू है और मुझे प्रेगनेंसी रखना है, तो डॉक्टर करके मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको ये बोलना है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का बहुत रेयर चांस है। उसके लिए हम सोनोग्राफी टाइम पे करेंगे और वो देख लेंगे कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी ठीक है क्या। ये करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो भी एविडेंस आ रहा है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को डरना नहीं है और ये डोलूडग्राविर कंटिन्यू कर सकते हैं। इस किस्म का एविडेंस आ रहा है, ये भी समझाना जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है, नई दवा आई तो सब लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि इफाविरेंस को हम बोलते थे वो 2 घंटा पहले, 1.5 से 2 घंटा पहले खाना है, नहीं तो खाना खाने के 1.5-2 घंटे के बाद में खाना है। ये डोलूडग्राविर को कैसे खाना है? हमको ये याद रखना है कि डोलूडग्राविर को कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो अगर चाहते कि मैं बगैर खाना खाए खाऊं या खाना खा के खाऊं तो वो खा सकता है, उसे कोई उसको तकलीफ नहीं है। तो डोलूडग्राविर और जो खाने की बात होती है उसमें कोई संबंध नहीं है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। कुछ जगह पे, जैसे हम आगे देखेंगे, हमको थोड़ा सोचना पड़ता है। जैसे कुछ लोगों को अभी क्या है, हड्डी में कैल्शियम कम होने का जो चांस होता है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, तो हम कैल्शियम D3 ये शुरू करते हैं। कुछ लोगों को एनीमिया है करके आयरन देते हैं। तो उन लोगों के इसमें खाने के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर कैल्शियम और आयरन दे दूं, वो डोलूडग्राविर के साथ में अगर वो खाता है तो उससे डोलूडग्राविर का जितना मात्रा मेरे शरीर में जाना चाहिए उतनी जाएगी नहीं, मेरे ब्लड में के लेवल कम हो जाएंगे। इसलिए हम दो चीजें बोलते हैं कि अगर आपको लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो डोलूडग्राविर 2 घंटा खाना खाने के बाद में 2 घंटे डोलूडग्राविर की जो दवा है उसके 2 घंटे के बाद में मैं कैल्शियम या आयरन ले सकता हूँ, या 6 घंटा पहले ले सकता हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है हमारे लिए, जो सोच में जो अच्छी बात बनती है कि मैं अगर ये दवाइयाँ डोलूडग्राविर और खाना अगर साथ में मैं खाता हूँ, उसके साथ में मैं अगर कैल्शियम और आयरन लेता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, मैं अगर खाना
खाके फिर कुछ खाके मैं डोलूग्राविर ले रहा हूँ, तो मैं कैल्शियम कब ले रहा हूँ या आयरन कब ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दवा जब लेते हैं तो ये किसके साथ नहीं लेना है, इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजों के बारे में अगर दवा देना है तो दवा न देने की चीजें दूसरी दवाइयाँ कौन सी होती, एक होती है रिफापेंटिन, शायद आपने इसके बारे में ज्यादा सुना नहीं होगा, लेकिन ये आगे चल के आप सुनेंगे। जिसको लेटेंट टीबी है उसको रिफापेंटिन INH उसकी दवा देके ट्रीटमेंट देना है, ऐसी सोच और उसके बारे में चर्चा अभी RNTCP या नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में हो रही है, और वो शायद हो जाएगा अगले साल भर के अंदर। जिसको इफाविरेंस और नेविरेपिन दोनों में से कोई भी दवा चालू है, उसके साथ में डोलूग्राविर का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता है। जिस किसी को झटके न होए यानी कन्वल्शन न आए, इसलिए जब दवा शुरू होती है तो वो डॉक्टर से सलाह ले कि कौन सी गोली मैंने खाना है, क्योंकि इनमें से कई गोलियों के साथ इसकी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन खराब होती है, इसलिए हम वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। कोई भी लोगों ने एंटासिड नहीं लेना है। एंटासिड यानी जैसा हम जेल्यूसिल MPS करके बोलते हैं, अब मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसी लिक्विड और वो जो गोलियां होती है, यानी बोलने का मकसद क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे आपने रैनिटिडिन करके सुना है या फैमोटिडिन करके सुना है, उसका इसका कोई संबंध नहीं। लेकिन जो हम एंटासिड करके लेते हैं, जैसा जेल्यूसिल की गोली सादी, वो अगर लें तो उसके साथ इसका जमता नहीं, तो हमने एंटासिड्स लेना नहीं है ये। दूसरी सबसे बड़ी बात, काफी लोगों को प्री डायबिटीज होगा या डायबिटीज होगा, उसको मेटफॉर्मिन चालू है। मेटफॉर्मिन की गोली अगर उसको जो डोलूग्राविर के साथ में अगर दे, तो मुझे मेटफॉर्मिन के गोली का डोज कम करना पड़ता है, ये हमको याद रहे। तो हम ये खुद होके, क्योंकि ये भी नई गोली है, कभी कभार डॉक्टर अगर भूल जाए तो हमको खुद जाके उसको बोलना है, मुझे मेटफॉर्मिन चालू है, तो आप डोलूग्राविर पे रख रहे हैं, तो इसका मेटफॉर्मिन का क्या डोज लें, इसके बारे में हमको बराबर सोच के सलाह देना। अब बहुत सारी बार जैसे हम इफाविरेंस में परेशान रहते थे कि हम गोली लेने का भूल जाते हैं। अगर गोली लेने का भूल जाते तो हमको एक डर होता है, क्या मैं गोली इमीडिएटली खा लूं, तो हमको कुछ चीजें सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे क्या हुआ, मुझे गोली लेने का टाइम समझ लीजिए, मैं इफाविरेंस की गोली जैसे ले रहा था, समझे शाम को ले रहा था मैं 8 बजे, अब ये भी गोली मैं समझो 8 बजे ही ले रहा हूँ, तीनों की तीनों गोलियां। तो मुझे याद अगर आया, वो सवेरे आया, सवेरे अगर याद आ गया, तो मुझे पहले सोचना पड़ेगा कि मैंने ये दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। हमको 2 चीजों का याद रखना पड़ेगा। अगर समझ लीजिए कि मुझे 4 घंटे के बाद में, मुझे याद आने के बाद 4 घंटे के बाद में दूसरी गोली लेने का टाइम आ रहा है, तो मैंने ये गोली दोबारा लेनी नहीं है। उसके पहले अगर मुझे याद आता है तो आराम से गोली ले सकते हैं। अब इसका मायना क्या हुआ, कल रात को मैं जो 8 बजे गोली खाने वाला था, वो अगले दिन को दोपहर के 4 बजे तक मुझे अगर याद आता है तो मैं गोली ले सकता हूँ। अगर वो 4 के बाद में अगर मुझे याद आता है तो मैंने गोली खाना नहीं है, डबल डोज लेना नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर समझो मैं गोली भूल गया, अब वो मुझे याद नहीं रहा वो 4 घंटे का रूल, तो भूलने के बाद में कई लोग क्या सोचते हैं, कल की गोली रह गई तो मैं आज 2 यहाँ खा लेता हूँ। या ऐसे करना है क्या, ऐसे नहीं करना है। हमको एक आध डोज मिस हुआ, उसके बारे में चिंता मत करिए, नेक्स्ट डोज अपना अपना टाइम पे और एक ही गोली का रखिए, ये हमको याद रखना पड़ेगा। फिर एक बार बोलता हूँ, अगर मेरा नेक्स्ट डोज 4 घंटे के बाद में, 4 घंटे के अंदर आने वाला है, तो मैंने मिस डोज जो है वो लेने की कोशिश नहीं करना है।
अब ये सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, इसका ड्रग रजिस्ट्रेशंस ये अलग अलग होते हैं। प्राइमरी म्यूटेशन ये 148 के साइट पे होता है, वो जब होता है उसके साथ में उसको और कई म्यूटेशंस लगते हैं, जब होके उसको ड्रग रेजिस्टेंस इमर्ज होता है। ये जो दवा है ये आप अगर देखें तो मैं आपको एक बोल सकता हूँ कि इसमें टेनोफाविर, लैमिवुडिन जो आपको दी जा रही है उसके साथ डोलूटाग्राविर दिया जा रहा है, ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप अगर टेनोफाविर और लैमिवुडिन की जगह पे मैंने अबाकाविर और लैमिवुडिन रखा तो क्या होता था, अबाकाविर ये कम पावरफुल ड्रग है, उसकी वजह से फेलियर होने का चांस बढ़ता है। आज जो आपको आ रही है वो सबसे पावरफुल और अच्छे किस्म की गोली दी जा रही है। अब कुछ लोगों को तकलीफ क्या होती है, मैं तो इस पे वो पुरानी रेजिम पे खुश था, हाँ? लेकिन अब मोलनुपिराविर पे क्यों जाऊं? आपको एक समझना है, पुराने रेजिम में जो सारी दवाइयां चालू थी उनकी वजह से आपको एक कॉम्प्लिकेशन याद होगा, लाइपोडिस्ट्रोफी होती थी, यानी कुछ लोगों को चर्बी गलत जगह बढ़ती थी या कुछ जगह से चर्बी गलत जगह की अच्छी जगह की निकल जाती थी। उस किस्म का डर आपके मन में कभी रहेगा नहीं। ये डोलूटाग्राविर बहुत अच्छी दवा है, उसको बगैर डरे हमने लेना है। अब जब आप स्विच करते हैं तो स्विच करते वक्त उसके साइड इफेक्ट बढ़ना है क्या, कि बहुत साइड इफेक्ट बढ़ते नहीं है, थोड़ा माइनर इधर उधर होने का चांस होता है, लेकिन सब चीज अच्छे ढंग से वो बाद में टॉलरेट होना भी शुरू होता है, उससे बिल्कुल डरना नहीं। अब दूसरी बड़ी बात क्या होती है, आपको पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन अलग स्पेशल कंडीशंस है, उसमें भी डोलूटाग्राविर जो है वो बहुत कम जगह पे तकलीफदायक हो सकता है। जहाँ जैसे लीवर मेरा बहुत बड़ा है तो मुझे डोलूटाग्राविर इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अक्सर बाकी जगह पे अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ भी मेरी समझो किडनी बराबर काम नहीं कर रही, मेरे शरीर का कैल्शियम निकलते जा रहा है, उन लोगों में आराम से ये लिपिड लेवल्स बढ़ चुके हैं तो मैं डोलूटाग्राविर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये अच्छी दवा है, बिल्कुल डरो मत, लिया शुरू करो, उससे कोई ज़्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है। अब रहा सवाल फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में भी हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये दवा अच्छी असरकारक है, इसलिए आगे क्या होगा समझ लीजिए, कोई फेल हुआ तो उसके अलग अलग दवाइयाँ हैं। जैसे मैंने बोला आपको एक बताया था, दारुनावीर जो गोली है वो गोली उतनी ही असरकारक है, और अगर इसको रेजिस्टेंस अगर आया डोलूटाग्राविर के खिलाफ तो हम दारुनावीर वाली रेजिमेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कितनी पावरफुल रहती होगी ये किसी ने इस्तेमाल नहीं करना है जिस ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन नए जो स्टडीज हैं वो ये बताते हैं कि ड्रग कितना पावरफुल है। मैं दो ही ड्रग अगर दूं, अलग अलग ट्रायल्स हो चुके हैं, दो ही ड्रग्स अगर दूं, डोलूटाग्राविर या लैमिवुडिन, तो काफी लोगों को मुझे डरना नहीं पड़ेगा, दो ड्रग से ही उसका वायरस कंट्रोल में आएगा, एक्सेप्ट उन लोगों में जिनका वायरल लोड 5 लाख के ऊपर है, जिसको हेपेटाइटिस बी और सी है, क्योंकि लैमिवुडिन ये थोड़ा वीक ड्रग होता है, और जिसको पहले से ही M184V म्यूटेशन है उन लोगों में ये काम को नहीं आएगा। लेकिन ये क्यों बता रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये बता लिए इसलिए दे रहा हूँ कि ये दवा पावरफुल है, इसके ऊपर विश्वास रखो और गोली बदलने के लिए परेशान मत हो जाना। मुझे लगता है दैट्स ऑल, थैंक यू। आपको अब कुछ भी सवाल अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। Thank you, doctor. Okay, go ahead, Lakshay. There, yeah. Okay, Manoj, continue. So, thank you so much, sir. Dr. Manindra, are you still there? Yeah, doctor is there. Okay. Yeah, I'm So, here.
हाँ तो मनोज। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, हाँ, वेलकम डॉक्टर। सॉरी तभी शुरू बहुत टाइमली आपको अंदर नहीं ले पाए, इसलिए फिर कोई बात शुरू कर दिया था। हाँ हाँ। तो प्लीज। डॉक्टर नाको साइड से आपको ये थोड़ा जो नई गाइडलाइन और ये सब आप कुछ बताना चाहते हो? पहले तो गंगाधर सर, डॉक्टर गंगाधर सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही अच्छे से और सिंपल वे में सर ने लिया, और बहुत अच्छा लगा सर को सुन के। लेकिन मनोज, नाको की जो गाइडलाइंस है ना, हम सबसे शेयर कर चुके हैं। अगर एक जो टीएलए की गई है, बस जो लास्ट वाली हम आपसे नहीं शेयर कर चुके। और हम क्या चाह रहे हैं कि हम सब कुछ एक साथ देना चाह रहे हैं। मतलब अभी क्या था, बीच में राल्टाग्राविर का चला गया, इसका चला गया, तो एक लॉजिकल सीक्वेंस में हम बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। और उसके बाद, क्योंकि हमारे नेशनल सर ने जो बातें बहुत सारी कवर की हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल हैं। लेकिन जैसे सबको पता है कि, ओके लेट मी गेट द वीडियो। लेकिन जैसे सबको पता है कि हमारे पास नेशनल प्रोग्राम में हमारे पास फिक्स्ड जो होते हैं कॉम्बिनेशन, और जो हम लार्जर पब्लिक, जैसे जो गवर्नमेंट सेक्टर से जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके लिए जो कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं। और ज़्यादातर हमारी गाइडलाइंस जो सर ने कवर किया है, जैसे कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस को लेके, वो सारी अलाइंड ही हैं। और कुछ जो सर ने कहा कि ये रिकमेंडेशन नहीं है, वो सही है। और मैं चाहूँगी कि आपके साथ हम जो फॉर्मल जो डीडीजी सर के साथ साइन से जो हम सबके एआरटी सेंटर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, आप लोगों के साथ भी हम करेंगे। और आप अपने नेटवर्क में वाइडली उनको सर्कुलेट कर सकते हैं। आपको अगर उन गाइडलाइंस को आप अपनी ट्रांसलेशन या अपनी ले लैंग्वेज में आप बता सकते हैं। अभी मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और थैंक यू आप लोग सबका शुक्रिया। अगर कोई प्रश्न रहेंगे, तो अगर नाको रिलेटेड कुछ रहेगा तो आई विल बी हैप्पी, मैं उसको आंसर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर गंगाधर सर, इट्स सच अ प्लेजर। सर को सुनना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। यस। Okay. So thank you sir for explaining everything in very simple and lay language. काफी सवाल है सर, तो सबसे मैं पहले शुरू करता हूँ कि अरुण कुमार ने पूछा है कि मेजॉरिटी पीपल डीटीजी के कॉमन साइड इफेक्ट स्लीपलेसनेस है, तो इंसोमेनिया, तो उसके ऊपर सर क्या कर सकते हैं? इंसोम्निया होता है, उसको वो स्लोली क्या हुआ है, वो खुद ब खुद हमको या तो उसकी आदत होती है या चले जाता है। हमको एक चीज याद रखना है, ये ज्यादातर लोगों में नहीं होता है जिस ढंग बोल रहे हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 2% नहीं 3% लोगों में दिखाई देगा। तो हमको इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफाविरेंज में तो ये बहुत ज्यादा था। इफाविरेंज के बारे में आप सोचे, या तो नींद आती थी बहुत ज्यादा, या नींद नहीं आना, ये तो कॉमन था। तो हम इस बात को लेके चिंतित ना हो जाए कि इसमें नींद का डर उतना ज्यादा होता है। थैंक यू सर। दूसरा सवाल है हरी सिंह जी का। हरी सिंह जी ले रहे हैं अबाकाविर, रिटोनाविर, एटोजोनाविर, लैमोविडिन पिछले 4 सालों से। उनको अभी किडनी का भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है, और उनको हार्ट का भी इशू है, और डायबिटीज का भी इशू है। दोनों मेडिसिन भी चल रही है, और वो बोल रहे हैं कि आई वांट टू चेंज माय एआरटी ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। कौन सा एआरटी एफडीसी बेस्ट मेरे लिए है? नहीं, आपके लिए देखो, मैंने आपको वो जो स्लाइड बताया, 2 ड्रग्स आर सफिशिएंट टू कंट्रोल, ये रिकमेंडेशन के लिए करके नहीं था, ये बताने के लिए था कि डोलुटग्राविर की ताकत कितनी है। आप डोलुटग्राविर सिर्फ टैफ, डोलुटग्राविर, लैमिवुडिन is also one combination which you can try. Zidovudin, lamivudin with dolutegravir is another combination that you can try.
This is mainly because you yourself say you have a kidney disease. Now there could be a compensatory action ना. शुरू में अगर मैं डोलुडग्राविर और टेनोफाविर पे शुरू करूं तो थोड़ा सा क्रिएटिनिन क्लियरेंस खराब हो जाएगा, तो वो कॉल डॉक्टर ने लेना है कि क्या मैं उसका टेनोफाविर बंद करूं और उसकी जगह पे आबाकाविर या जिडोवुडिन का इस्तेमाल करूं, और बाकी डोलुडग्राविर पे अगर मैंने रखा तो क्या ये अच्छा रहेगा? और एक सवाल है डॉक्टर ज्ञान रंजन जी का है। दारोनाविर 8 लिखा है, 2 रिटोनाविर, 1:2 डोलुटाग्राविर, 1:1 शुगर में ऊपर वाले एआरटी के साथ शुगर का कौन सा मेडिसिन चलेगा? तो एआरटी के साथ में अभी तो इतना ये डोलुडग्राविर का उतना इंटरेक्शन का इतना डर नहीं है। जो भी डायबिटीज के खिलाफ दवाइयाँ चलती है उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके। एक और सवाल है कि टीएलई पे जो लोग हैं उनकी कब टीएलडी पे आएगी? ये तो नहीं, वो तो प्रोग्राम ने बोलना चाहिए, क्योंकि वो मैं नहीं बोल मनिंदर पाऊंगा। क्या आंसर? या डॉक्टर मनिंदर आपके लिए है ये। डॉक्टर मनिंदर। मनोज, हाँ, आई थिंक जब तक ये गाइडलाइन भी फाइनल नहीं होती है तब तक ये जो भी क्वेश्चन के आंसर जो है रिलेटेड टू दैट इट विल बी नीड टू बी कॉल्ड। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। मैं एक सिर्फ मतलब ये देखिए, ये टीएलडी हम जहाँ तक मुझे पता है वो मैं आंसर दे रहा हूँ। टीएलडी जो है ये फेज मैनर में शुरू की जा रही है। तो शुरू में पहले ये जो भी न्यू इन्फेक्शन है, जो भी नए अभी डिटेक्ट हो गए, उनको दी जा रही है। दूसरा एक बड़ा ग्रुप है जो जेडेलेन पर है, जेडेली पे, उनको ये दी जा रही है। तो उसके बाद फिर ये टीएलई पे भी आएंगे, इसलिए फेज मैनर में शुरू किए जहां तक मुझे पता है। सर कैन ऐड इफ आई एम रॉन्ग। एक ने लिखा है कि सर कौन से सर शिवम दुबे जी ने पूछा कि कौन से टाइम पे ये दवाई लेना ठीक है? नहीं, जहां तक हो सके आपका साइकिल अगर आप वायरोलॉजिक सप्रेस्ड हैं, आपको आपके CD4 अच्छे हैं, तो थोड़ा गैप भी गिरे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है, डर ज्यादा लगता है, तो जिस टाइम पे पुराने टाइम पे जो गोली लेते थे उसी टाइम पे ये सिंगल डोज वाली गोली अगर लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखना, जेडेलन आप 2 बार लेते थे, ये एक ही बार है, तो इसको आप जेडेलन का है जो भी आपको कन्वीनियंट। या गो अहेड सर, सॉरी। हाँ ना, सही है। आपको जो आपको कन्वीनियंट टाइम है, आपका अगर वायरल लोड अगर सप्रेस्ड है तो आप टाइम डिसाइड करिए और उस टाइम पे ही लेना शुरू कर दीजिए, ये सिंपल रहेगा। दोबारा मैं ये बोल रहा हूँ एक बार कि जो टाइम आपको सुटेबल है, तो आप पहले जो दवाई आप लेते थे वो टाइम आप फॉलो करो। सिर्फ ये दवाई दिन में एक ही बार लेनी है, ये ध्यान में रखिए। ओके। एक मिनट। हाँ, 24 मिलियन जी, 24 आवर्स का साइकिल मेंटेन करना है। एक है टेनोफाविर चेंज करके कि अबाकाविर पर डाला था, क्रिएटिन ऑल्सो वेरी हाई टू मी। हरि सिंह, अच्छा ये हरि सिंह का सवाल है। ओके। It has been said that second line patients cannot shift to first line. I am taking second line dose, AL, abacavir, lamivudine and atazonavir, ritonavir. It can shift to first line? Question mark किया है।
नहीं नहीं, जैसा मैं पहले बार बार बोलता था, ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ये प्रोग्राम के लिए है। जो दवा पहले दी जाएगी उसको फर्स्ट लाइन बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन हुआ तो सेकंड लाइन बोलेंगे। इसका मायना ये नहीं होता है कि फर्स्ट लाइन में अगर डोलुटग्राविर दे रहे हैं तो वो दवा फर्स्ट लाइन की है। ये थोड़ा मिक्स एंड मैच का जो हिसाब है ये हमको समझना पड़ेगा। ऐसे मत गलत सोचना कि सेकंड लाइन से मैं फर्स्ट लाइन पे ला रहे हैं, यानी कुछ तो वीक किस्म की दवा दे रहे हैं। तो ममता जी, आपका सवाल का जवाब सीधा सा जो सर ने दिया है कि मेडिकली ऐसा कोई लाइन नहीं होता है। जो हम पहले खाते हैं वो फर्स्ट लाइन होती है। तो आप ऐसा मन में कुछ मत लाना कि आपको अच्छी दवाई से बुरी दवाई पे लाने, ऐसा नहीं है। तो ये सभी दवाइयाँ अच्छी है। सिर्फ आप चाहिए तो एक बार दोबारा अपने ART सेंटर के डॉक्टर से बात कर लीजिएगा अगर मन में कुछ डाउट है तो। ये मेरा भी ZLE और चाहिए कुछ नहीं। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन टेकिंग TLD OD इन द मॉर्निंग? अरुण कुमार पूछ रहे हैं, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन TLD टेकिंग इन द मॉर्निंग? नहीं, उल्टा मुझे ऐसा लगता है सवेरे के टाइम पे अगर लिया तो जो कंप्लेंट इंसोम्निया बोल रहे हैं कि रात को नहीं सोता हूँ, वो कम लगेगी। क्योंकि दिन भर तो मैं फिरते रहता हूँ इधर से उधर, दिन भर अपने काम में बिजी रहूंगा, वो शायद अच्छा रहेगा। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट सूट्स यू। क्योंकि मैं रात को नींद नहीं आ रही है इसलिए ऐसे टाइम पे लूँ जो मेरे लिए इनकन्वीनियंट रहता है, अदरवाइज वो बराबर नहीं रहेगा। ओके सर, अभी सवाल नहीं है कोई भी, लेकिन एक जो लोग इस पर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो लोग पूछ रहे हैं कि स्पेशली वुमेन्स के लिए शायद हमको एक सेपरेट सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेग्नेंट मदर और ये जो सब आपने हाईलाइट किया था इशू, लेकिन फिर भी शायद उसके लिए एक सेपरेट सेशन हम लोग प्लान करेंगे ओनली फॉर वीमेन, दोज हु वांट टू कैरी प्रेगनेंसी और दोज हु वांट टू। नहीं, इसमें जैसा मैं ब्रीफ में ही बोलूंगा, पुराना जो डर था कि प्रेग्नेंट औरत रहते हुए उसको अगर डोलुटग्राविर अगर वो प्लान कर रही है प्रेगनेंसी, या उसको डोलुटग्राविर चालू है और उसको बाद में पता चला प्रेग्नेंट है, तो उससे कोई असर ज्यादा होता होगा ऐसा अभी नजर नहीं आता है। इसलिए वो प्रेगनेंसी का जितना डर था वो उतना कम होते हुए नजर आ रहा है। इसलिए गाइडलाइंस भी चेंज होते जा रहे हैं और पूरी गाइडलाइन नेशनल गाइडलाइन में भी आपको रिफ्लेक्ट हुई आपको नजर आएगी। तो आप मन में ये चिंता मत रखना। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कुछ लोगों को अगर पहले कुछ पढ़ाया गया कि इससे क्या होता है कि बच्चे में कोई डिफेक्ट आएगा तो वो दिमाग पे असर करते रहेगा, तो उसका भी इलाज सिंपल है। जब ऐसे डर अगर बहुत ज्यादा हावी होता है, नजर आता है, तो एक बार सोनोग्राफी कर लेंगे और सोनोग्राफी करके वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है क्या देख लेंगे और छोड़ देंगे। उसके एक ही याद रखना है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ज्यादातर होने का डर फोलिक एसिड के डेफिशिएंसी से होता है। फोलिक एसिड लेना प्रेगनेंसी में भूलना नहीं। डोलुटग्राविर से मत डरो, लेकिन आम आदमी को भी ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का डर होता है। जिसको HIV नहीं है ऐसे औरत को भी हो सकता है, लेकिन वो प्रिवेंटेबल है। ज्यादातर फोलिक एसिड लेने को भूलो मत। एक और सवाल है सर, रोहित जी का है। ही इज टेकिंग TEE, इफाविर, एम्पेसिटाबिन, टेनोफाविर और रेक्सीपिरा for anxiety and depression. Would I still require to change medicine? Secondly, there are medicine available which are comparatively a lower dose to 50 mg. Can I shift to them and expect lower side effect as I am just 30 years of age? नहीं, मैं आपको एक बोलता हूँ, ये टी लेने वाला जो भी इंसान है वो शायद प्रोग्राम में नहीं है।
क्योंकि प्रोग्राम में हम एम्ट्रिसिटाबिन देते नहीं हैं, क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा होती है और एडिशनल एडवांटेज कुछ वो देने वाला है ही नहीं है। तो अब रहा सवाल, क्या मैं चेंज हुआ टीएलडी को तो अच्छा होगा? 100% अच्छा होगा, क्योंकि उसमें इफाविरेंस नहीं है। आप जो इफाविरेंस की वजह से परेशानी है वो कम होने का चांस डोलुटग्राविर देने के बाद में रहेगा, और डोलुटग्राविर इफाविरेंस से पावरफुल दवा है। तो आपको ये वरी नहीं करना है कि मैं उम्र छोटी है मेरी, क्या मेरे जिंदगी के ऊपर दूसरा कुछ असर हो जाएगा क्या? अभी जितनी जानकारी है उससे यही पता चलता है कि डोलुटग्राविर अच्छी दवा है। इफाविरेंस लेने से हमारे लिपिड प्रोफाइल खराब होती है, हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ता है। इफाविरेंस रहने की वजह से लाइपोडिस्ट्रोफी बढ़ती है ज़्यादा दिन लेने के बाद में। ये सब अगर रिस्क कम होती है तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि उम्र के वजह से मैंने परेशान होना है। टीएलडी लेना अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। एक आनंद जी का सवाल है, कैन वी यूज मेटफॉर्मिन विथ बीटीजी रेजिमेन? वही तो मैंने आपको बोला, आप जब मेटफॉर्मिन पे हैं तो आपके डॉक्टर को, एआरटी वाले को बोलिए, क्योंकि मेटफॉर्मिन का डोज कम करना पड़ता है। अगर मैं टीएलडी पे जाऊं तो मेटफॉर्मिन का डोज कम करना पड़ेगा, वो आपको कम करके देगा, आप क्यों चिंता करते हैं? लेकिन ये बोलना जरूरी है, क्योंकि आप एआरटी सेंटर जब जाते हैं तो आप ये सोचेंगे कि मेरा डायबिटीज के बारे में मैं इनको क्यों बोलूं। ऐसे मत करना, उनको याद दिलाना कि मैं मेटफॉर्मिन ले रहा हूं, ये सबके अच्छे के लिए है। ओके, एक सवाल है सर, ये मैं डॉक्टर सर के साथ जोड़ के बोलना चाहूंगी कि अपनी प्रेस्क्रिप्शंस जो आप बाकी दवाइयां किसी भी अगर उसके लिए लेते हैं तो हमें जो हम डॉक्टर हमें प्रेस्क्रिप्शंस लिख के देता है वो ले जाके, कभी कभी हमें शायद नाम नहीं पता होगा सभी पेशेंट्स को, तो अपनी पुरानी प्रिस्क्रिप्शंस आप लेके जानी है। कभी भी जब आपका डॉक्टर या सलाहकार बात करेगा कि डीटीजी या नई रेजिमेन, तो वो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर्स को और नर्सेस को दिखाएंगे, तो वो भी आपको उसके बारे में काउंसिल कर सकते। थैंक यू। ओके सर, एक सवाल है कि 2001 में एआरटी शुरू की है, तो जेडएलएन से शुरू की है इन्होंने, और उनका एलएफटी, केएफटी, सीबीसी सब नॉर्मल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट एआरटी नोडल ऑफिसर एडवाइज मी टू चेंज द मेडिसिन, तो क्या करना जरूरी है? ये वो पूछ रहे हैं। देखो, मैं तो आपको क्या बोला, ज़िडोवुडिन में टॉक्सिसिटी ज्यादा है, नेविरैपिन को भी टॉक्सिसिटी ज्यादा है, उसको बदलना हमारे लिए अच्छा है। अब मैं थोड़ा सा अलग से आपको बोलता हूँ, आप अगर पिछले 19 साल दवा लेने के बाद भी आप फेल नहीं हुए तो ऐसे मत समझना मैंने दवा बदलने की जरूरी नहीं है, ये समझना भी गलत है। क्योंकि मैं एक बोलता हूँ, जब आप फेल नहीं हुए हैं तो आपको यही दवाइयाँ बाद में जब आप फेल हो सकते हैं उस टाइम इस्तेमाल करने का चांस बना रहता है। फेल होने के बाद में पुरानी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर फेल होने के पहले ही मैं दवा बदल रहा हूँ तो उसका फायदा यह है कि कल चल के आपको एनएनआरटीआई को रेजिस्टेंस नहीं है, आपको जरूरत पड़े तो वो एनएनआरटीआई पुल अप कर सकते हैं, या नेविरैपिन रहे या इफाविरेंस वाली दवा मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो टीएलडी पे जाना आपके लिए तो उल्टा, मैं अब ये इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच बोल रहा हूँ, नैको का नहीं ना। अगर पेशेंट आता है तो मैं उसको बोलूंगा बिल्कुल ले लो, क्योंकि चेंज करने के बाद में दवा से मैं 19 साल विदाउट फेलियर रहा, दूसरी दवा शुरू करने के बाद में मैं और शायद सर 25 साल बगैर फेलियर का रहूंगा। ये बहुत अच्छी बात है, जब तक तो और अच्छे दवाई आएंगे, मुझे क्या डर है। सर एक और सवाल है, जिनको शुरू में एसएलएन शुरू हुई है, फिर जेडएलएन पे गए हैं, अब टीएलई पे चल रही है, तो क्या वो लोग टीएलडी पे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि मैं जैसा आप एसएलएन, स्टैवुडिन तो अपने सरकार ने भी बोला है
स्टेबुडिन लेना नहीं है, जहां तक हो सके स्टेबुडिन को बंद ही करते जाना है कि नहीं? यानी ये दवाइयां अभी के टाइम पे इस्तेमाल करना, यानी जो नए दवाइयां आ रहे हैं जिसमें साइड इफेक्ट कम है और ज्यादा पोटेंसी है, उसके ऊपर भरोसा न रखने के वैसा रहेगा। अब जब ये अच्छी दवाइयां आ रही है तो उसको ना बोलना ये शायद गलत रहेगा। सर एक वाहिद खान का सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति चेंज नहीं करना चाहता है तो क्या चल सकता है? क्या पहले वाले ड्रग पे रहना चाहते हैं तो पहले शायद वो वाले उसका जो जवाब है ना वो मनिंदर ने देना है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बार बार एक कोशिश क्या कर रहा हूँ कि ये डोल्यूडग्राविर पे भरोसा रखो, ये बहुत पावरफुल दवा है, ये अच्छी दवा है। आप पुराना जो हो गया उसको भूल जाना है। आप बगैर फेल्योर के आप अगर अच्छे हैं तो डोल्यूडग्राविर पे तो आप बहुत अच्छे रहेंगे, तो आपको ये सोचना है। लेकिन क्या प्रोग्राम को ये असर्ट कर सकते हैं कि मेरी इच्छा ही नहीं है? कोई आपको जबरदस्ती तो नहीं कर पाता है ना, कोई कहने कोई ऐसे तो नहीं कर पाएगा कि नहीं आप यही खाना है करके। लेकिन प्रोग्राम का क्या व्यू है शायद उन्होंने बताना अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सर। मैं ये बोलना चाहूंगी कि कम्युनिटी हमारे प्रोग्राम के साथ है। जो हमारे देश का जो प्रोग्राम है वो कम्युनिटी लेड प्रोग्राम माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया में कम्युनिटी का जो बोलते हैं जो इन्फ्लुएंस रहा है प्रोग्राम पे, वो पहले से ही रहा है। तो जब डीटीजी को ट्रांजिशन करने की बात आई थी और डब्ल्यूएचओ से देखा हुआ, जब हमने जुड़ा हुआ जो भी डब्ल्यूएचओ ने एविडेंस लिया था, तो ये मुझे लग रहा है कि एक कलेक्टिव ही रिस्पांस था सभी का, और इसी के चलते नेशनल प्रोग्राम ने लिया था कि अब हम डीटीजी बेस पे ट्रांजिशन करेंगे। जब ये निर्णय लिया जा रहा है एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में, जहां तकरीबन 14 लाख पेशेंट्स के लिए दवाइयों की बात होती है, तो दूसरी चीज हमें ये भी समझनी है कि ZLN जो है अब फेज आउट हो गई है, राल्टाग्राविर नेशनल प्रोग्राम से फेज आउट हो गई है। ये चीजें कम्युनिटी इस निर्णय का हिस्सा है और हमें सबको समझना है कि नेशनल प्रोग्राम से क्यों फेज आउट हुई है। मैं इसके बारे में टेक्निकल भी बता सकती हूँ, लेकिन वो आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा ये है कि आपको अपने जो निर्णय नेशनल प्रोग्राम ने लिए हैं, कम्युनिटी की चर्चा से और सहमति से ये बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं, और कुछ दवाइयों को फेज आउट किया जा रहा है जो अब प्रोक्योर नहीं की जा रही हैं, और जिसमें राल्टाग्राविर फेज आउट हो चुकी है, ZLN फेज आउट हो चुकी है, और स्टेट से सही मायने में बता दिया गया है कि नेशनल प्रोग्राम अब इन दवाइयों को नहीं खरीदेगा। लेकिन जब मैं ये बात कह रही हूँ, ये गवर्नमेंट ART सेंटर्स की बात हो रही है। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग भी, और कभी पेशेंट्स को भी हम फोर्स नहीं करते, ये हम चॉइस हमारे पास रहती है। लेकिन आपके सलाहकार, आपके डॉक्टर आपके अच्छे हित में सलाह देंगे, कोई ऐसा रीजन नहीं है। तो इसमें ऐसा नहीं, स्टैंड लेने वाली कोई भी बात नहीं है कि हमें नहीं लेना है। जब पूरा प्रोग्राम ट्रांजिशन हो रहा है, 14 लाख लोग ट्रांजिशन हो रहे हैं, और हमें एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बेटर रेजिमेन है। और आपको सभी को पता है कि जब टीएलई जब हमारे पास आई थी ऑप्शन, तो साइड इफेक्ट किसी भी ड्रग का होना बहुत आम बात है, और जबकि बहुत कम मात्रा में होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना भरोसा इन दवाइयों से हटा लेते हैं। तो ये जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सर ने भी शेयर की है कि प्रोग्राम अब कुछ दवाइयां प्रोक्योर नहीं कर रहा है, नेशनल प्रोग्राम से फेज आउट हो चुकी हैं। सहमति से, वाइडर कंसल्टेशन से ये ट्रांजिशन का निर्णय लिया गया है। तो अगर कोई मेरा ये सलाह रहेगा कि अगर आप
प्राइवेट से ले रहे हैं, क्योंकि कुछ मैं यहाँ जो कॉम्बिनेशन देख रही हूँ वो गवर्नमेंट में नहीं है, जैसे एम्ट्रिसिटाबेन का सर ने कहा, या आपको एडिड ड्रग्स अगर गवर्नमेंट प्रोग्राम में है तो आप ओके हैं, आप उनसे काफी सालों डिस्कनेक्टेड थोड़ा सा, तो प्लीज आप किसी एक पे भरोसा रखिए, बिकॉज जो इलाज होता है पेशेंट्स का, जो इलाज होता है उसमें कुछ बहुत ज्यादा कॉम्पोनेंट, एक फेथ का होता है, भरोसे का होता है, और दूसरा होता है कि खुद के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेना, जैसे सर ने सुझाव दिया, और मैं भी चाहूंगी कि जब हम काम पे जाते हैं तो हमें अलर्टनेस, जागने की जरूरत होती है, ठीक है, तो ये चीजें आपके पास हैं कि आपका निर्णय है आप कब लेना चाहें। और ड्रग कॉम्बिनेशन का मैंने जो प्रोग्राम की तरफ से आपसे बता दिया है, इसके ज्यादा सर और मनोज और दक्षा और आप लोग सब मुझे बता सकते हैं इससे ज्यादा, तो आज तो इस फोरम में मैं इतना ही शेयर करना चाहूंगी। थैंक यू सर। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करूंगा आपको ना, आज अगर ऐसी दवा आपने सोचा कि मैं प्रोग्राम में नहीं मिल रही है तो मैं बाहर से लूंगा, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर मार्केट है तो वो दवा बनाती है। अगर स्लोली मार्केट बंद होना शुरू हो गया, हाँ, आप देखेंगे अमेरिका का मार्केट यूज टू सस्टेन एवरीथिंग ना, वो पेपफार वाले प्रोग्राम में अगर वो दवा है तो सारे कंपनियां बनाते थे, लेकिन आप आज अमेरिकन गाइडलाइंस देखो, वो गाइडलाइंस में ये दवाइयां पीछे पीछे जा रही है, कुछ कुछ तो इस्तेमाल मत करिए करके वो बार बार बात कर रहे हैं। इसका मायना क्या है, आज आप थोड़े दिन बाहर से खरीदेंगे करके अगर आप सोच के बैठे तो शायद आप सिर्फ डिले करेंगे डिसीजन, और ज्यादा साइड इफेक्ट्स अपने शरीर में देखने की मानसिक तैयारी रखना फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, वो शायद बराबर नहीं है। क्योंकि आपको याद है नेविरेपिन की गोली मिलना मुश्किल हो गया था एक टाइम, स्टैवुडिन के गोलियां आज भी मिलने के लिए बहुत दिक्कत है। Yes. क्यों हम ऐसे गोलियों पे जाए जो शायद डिसअपियर होने वाले हैं मार्केट में, और जो अच्छे गोलियां हैं वो हम क्यों न ले, इसके बारे में हमने खुद को सवाल पूछना है। जैसा मैडम ने बताया ना, मैं आपको एक बोलता हूं कि 14 लाख लोग अगर एक चीज करने को तैयार है तो मैं ही अकेला ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं सही होगा और बाकी लोग जो हैं वो तो जबरदस्ती कोई निर्णय की वजह से वो ले रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। ये समझना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली सर, मतलब डिमांड एंड सप्लाई ये दोनों भी बहुत ही बड़े मायने रखते हैं। एंड यस मनोज। ओके, तो डॉक्टर अभी ना थोड़ा टाइम का भी पाबंदी है, हम लोग सिर्फ 2 या 3 सवाल लेंगे लास्ट के। राजन दहीवाल जी का सवाल है, मैं 14 साल से लोपिनाविर, लैमोविरिन, टेनोफाविर ले रहा हूँ, प्रोग्राम के बाहर से ले रहे हैं, क्या वो डीटीजी का कोई कॉम्बिनेशन पे शिफ्ट हो सकते हैं क्या? अब मैं एक चीज सिर्फ बोलूंगा, वो फिर उसके आधार पे हर इंसान ने सोचना है। लोपिनाविर की जो गोली है उससे क्या होता है, उससे लिपिड के लेवल्स बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते हैं। उससे लाइपोडिस्ट्रोफी यानी वो गाल के ऊपर हमको निशाना दिखता है, पीठ के ऊपर वो हम पाए वैसा दिखता है, ये बहुत ज्यादा होता है। आपको आज चांस है क्योंकि आप अभी तक बहुत सारे साल दवा अच्छी मिल नहीं रही थी, इसलिए जीने के लिए वो दवाइयां ले रहे थे। आज जैसे उम्र बढ़ेगी तो आपको ये लिपिड लेवल बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक आने का डर बढ़ जाएगा। ये हर चीज जो उम्र बढ़ने की वजह से और ज्यादा दिन ये दवा लेने की वजह से होगी, वो अगर बदलना है तो आपको चॉइस जो है वो टीएलडी का टालना नहीं है, आप उसके ऊपर जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। सेलिना जी का सवाल है, पर्सन विथ लो बोन डेंसिटी एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स कैन दे शिफ्ट टू टीएलडी? देखो टीएलडी पे अब ये मैडम को अच्छा नहीं लगेगा। टीएलडी जो है, डोलुटग्राविर तो अच्छा है, डोलुटग्राविर का ऑस्टियोपोरोसिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रहा सवाल जो है टेनोफाविर का,
उसके लिए टैफ ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वही उनका एक कंटिन्यू क्वेश्चन है सर कि इफ टेनाफाविर कैन नॉट बी टेकन, कैन दे बी ऑन टू ड्रग्स, लाइमेविरिन, डोल्टाग्राविर, और व्हिच थर्ड ड्रग बी एडेड? नहीं, ये स्पेशलाइज्ड पॉपुलेशन होती है, इसके डिसीजंस प्रोग्राम के अंदर लेना शायद गलत रहेगा। और आज अभी हमको एविडेंसेस दिख रहे हैं कि 2 ड्रग्स से भी इंसान अच्छा रह सकता है, लेकिन उसके ट्रायल्स अभी अभी ऐसे में ही हुए हैं। कल चल के अगर कोई ऐसे पता चला कि ये 2 ड्रग लेने की वजह से कुछ नुकसान हुआ है, तो हम वो चेंज नहीं कर सकते। इसलिए स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आज अभी भी 3 के स्टिल बाजू में आपको ज्यादा वोट्स रहते हैं, तो 3 ड्रग लेना अच्छा रहेगा। 2 ड्रग मैं सिर्फ आपको इसलिए बताया, आप भी पढ़ रहे होंगे, आपको भी पता चलता होगा, लेकिन मेरा बताने का सिर्फ मकसद एक था, डोलुग्राविर पे भरोसा रखो, क्योंकि 2 ड्रग्स में भी वो पावरफुल अगर आपको मेंटेन करने में दिखता है, तो डोलुग्राविर को ना कहना ये गलत रहेगा। ये इसके लिए सिर्फ बताया हूँ, लेकिन आई विल नेवर रिकमेंड, इवन इफ द पेशेंट कम्स एंड सेज आप मुझे 2 ड्रग पे रखेंगे क्या, मैं रखने की हिम्मत नहीं करूंगा। तो सर तीसरा ड्रग जो है उन्होंने पूछा है कि व्हिच थर्ड ड्रग कैन बी एडेड, सो टैफ इज द बेस्ट वन, यू आर सेइंग राइट? टैफ कैन बी बेस्ट वन, बट लेकिन आप अगर अब ये इंडिविजुअल कंसल्टेशन के वैसी बात कर रहा हूँ, आप टैफ पे रहने वाले हैं और डोलुग्राविर लेने वाले हैं, तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू सी दैट यू विल पुट ऑन लॉट ऑफ वेट, क्योंकि टैफ में भी वजन बहुत जल्दी बढ़ता है, डोलुग्राविर में भी वजन एकदम बढ़ना शुरू होता है। तो जो मेरे वैसा अगर पेट लाना है आपको, तो खुशी से लाइए लेकिन सोच समझ के लाइए मैं टैफ नहीं खाता हूँ, न डोलुग्राविर खाता हूँ, ये गलतफहमी मत रखना। अच्छा डॉक्टर, एक बहुत अच्छा सवाल है। ZLN मेडिसिन अभी चल रही है, लेकिन वायरल लोड बढ़ गया है, तो कैन आई स्टार्ट TLD? 100% ना। अगर वो फेलियर का भी पेशेंट है, तो आपने तो सुना नैको के गाइडलाइंस में क्या डिसीजन है, दोनों जगह पे डोलुग्राविर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मायना क्या है, डोलुग्राविर अगर लगाया तो जो बढ़ा हुआ जो वायरल लोड है वो भी चले जाएगा। और एक सर हरजिंदर सिंह, थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगी जो सर को जोड़ के, कि जिन लोगों का लास्ट वायरल लोड अगर ZLN पे थे और सप्रेस नहीं था, उनको एनहांस्ड अडेरेंस काउंसलिंग या स्टेप अप अडेरेंस काउंसलिंग दी जा रही है, और जब उनका अडेरेंस मोर देन 95% आ जाता है 3 महीने, तो रिपीट वायरल लोड किया जा रहा है। और उसमें भी अगर सप्रेस नहीं है तो एज सेकेंड लाइन TLD उनकी शुरू की जा रही है, बट शुरू की जा रही है TLD ही, और ये हमारे गाइडेंस नोट में है जो हम आपसे शेयर कर लेंगे। थैंक यू। एक हरजिंदर सिंह जी है, उन्होंने पूछा है कि मुझे कैल्शियम, रिड्यूस कैल्शियम का प्रॉब्लम है, तो लेकिन सवाल मैं समझ नहीं पाया अभी उस पर क्या एग्जैक्टली। सर प्लीज आंसर, बस इतना ही लिखा है। नहीं क्या, लेकिन सवाल क्या बोल रहे हैं? सवाल उन्होंने लिखा, आई हैव प्रॉब्लम ऑफ रिड्यूस कैल्शियम, सर प्लीज आंसर। नहीं, अब ये तो बहुत कैल्शियम लंबा हो डेफिशिएंसी जाएगा। क्या रिलेटेड कुछ होगा मनोज? हमको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम D3 लेना पड़ेगा। हर हफ्ते को एक एक वो सैशे जो मिलता है, वो सैशे पाउडर हर हफ्ते लेना, और डेली कैल्शियम का डोज लेना है। उससे भी अगर फर्क नहीं पड़ता है तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बाइफॉस्फोनेट्स या अलग जो दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ देने की ज़रूरत है क्या, वो भी देखना पड़ता है। वो डेक्सा स्कैन करके ही पता चलेगा कि क्या ये इतना इम्पोर्टेंट रहेगा कि फ्रैक्चर्स होने का डर बढ़ेगा। लेकिन ये तो स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच रहेगा। दिस इज सर बेस्ड ऑन द स्कैन रिपोर्ट, राइट? हाँ, बेस्ड ऑन स्कैन रिपोर्ट।
सर क्योंकि वो देखना पड़ेगा कि कैसा है, जैसे रिस्क ऑफ माइनर इंजुरी कॉजिंग अ फ्रैक्चर बढ़ते जाएगी तो हमको हर किस्म का अप्रोच इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ D3 और कैल्शियम से नहीं बदलेगा। आपको अलग दवाइयां भी है जो अच्छी नहीं होती है, इतना आसानी से हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर रिस्क है तो रिस्क बेनिफिट इवैल्यूएशन में वो रिस्क उठाना पड़ता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो ममता जी का ये रिपीट क्वेश्चन, वो पूछ रही है कि कॉम्बिनेशन मतलब व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ DTG ऑन AL एंड रिटोनोविर। नहीं सुनाई दिया, क्या बोले? I think she is on abacavir, lamivudine, and atazanavir, ritonavir, AL and ATVR. तो DTG का कौन सा कॉम्बिनेशन उनके लिए सही रहेगा? नहीं, अब ये मेरे को मालूम नहीं है कि आबाकाविर क्यों शुरू हुआ, क्योंकि आबाकाविर हम जब शुरू करते थे जब किडनी फंक्शन खराब होता है। अगर ऐसे भी किडनी फंक्शन भी खराब हुआ तो भी मैं ये बोलूँगा पहले TLD लेके देखिए, क्योंकि बहुत सारी बार टेनोफाविर में जो रीनल फंक्शन खराब होता है, सीरम क्रिएटिनिन जो बढ़ता है, वो कंटिन्यू करने के बाद में वो खुद ब खुद कंट्रोल में आने का चांस होता है। अगर ये रिस्क नहीं है लेना है तो आप टैफ ले सकते हैं, टैफ लेके बाकी की दवाइयाँ वैसे ही रख सकते हैं, जैसे लैमिवुडिन है और डोलुटग्राविर है। डोलुटग्राविर से सीरम क्रिएटिनिन पहले महीने में बढ़ता है, लेकिन उसके बाद में वो कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन आबाकाविर क्यों शुरू किया उसके ऊपर शायद ये डिसीजन निर्भर रहेगा। सर क्योंकि काफी लोग फेसबुक और यूट्यूब से भी जुड़े हैं, तो उनके वहां पर भी सवाल आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, सारे सवालों को कोलेक्ट करके मनोज ऑल क्वेश्चन ऑलरेडी यू कवर्ड, जो हमने यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दिए थे। हाँ नहीं फिर भी अभी काफी लोग अभी भी पूछ रहे हैं, टाइम नहीं है तो हम लोग बाद में सभी सवाल कोलेक्ट कर लेंगे और वो सर आपको एक बार भेज के फिर हम लोग उसको दोबारा ग्रुप में ले लेंगे। थैंक यू सो मच सर। सिर्फ करना है तो VC करिए, हर क्वेश्चन का जवाब लिखने में बहुत टाइम जाएगा। सर मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में आंसर लिखने से अच्छा है कि आप लाइव हमें इसके बारे में बात करते हैं, वो ज्यादा रहता है। सही बात है, सही बात। ठीक है, ओवर टू यू दक्षा। Oh, but okay, sir. Not taking too much, and thank you so much, Dr. Maninder. और I'm also acknowledging Dr. Chinmoy, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए थे, and Dr. Rajesh Gopal, all community member, and our best ever Dr. Ganga Kherkar sir. Thank you so much, sir. मैंने आपका बहुत दिमाग खाया है। Sorry for that. Actually, नहीं, मुझे एक बात बोलना है सर कि हमने भी नहीं सोचा था 600 से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसका मतलब ये बहुत जरूरत है। Yes sir, so I will take you again on this kind of special session. दक्षा इसको रीजनल करेंगे ताकि स्पेसिफिक उसको हम लोग डील कर सके, लेकिन एक इतना समझ के आया कि ये बहुत बड़ी जरूरत है, ये आज के Yes, it is a demand. It is a demand. वो आज का। नहीं, मैं आपको एक बोलता हूँ, आप रीजनल करें, कुछ करें, अगर सिर्फ बात करने से लोगों की जिंदगी बढ़ जाती है तो मेरे वैसा पुण्यवान इंसान नहीं रहेगा। खुशी से करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। Thank you sir. मोना, आपका कुछ लास्ट बोलना चाहते हो मोना? बस मैं सर को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऑलरेडी दक्षा और मनोज दे चुके हैं सर। सर हम लोग आपको फिर से परेशान करते रहेंगे और वास्तव में बहुत सारे क्वेरीज आज सभी कम्युनिटी मेंबर्स के उनको सवाल के जवाब मिले हैं और टाइमली जब आते भी रहेंगे तो फिर बार बार हम आपको फिर से परेशान करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डॉक्टर मनिंदर फ्रॉम NACO। थैंक यू डॉक्टर राजेश गोपाल सर फ्रॉम गुजरात सेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Thank you all community member, and take your dinner on time and take your medicine on time. Thank you sir. Thank you sir.